अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या ये तो हमने देख ही लिया है, तो डेफिनेशन हम लोग को लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्या है बताओ, रिकॉल करो, अभी तो देखा 7S फ्रेमवर्क में, पर उसको बस यहां पे लिख रहे हैं ताकि ये नोट्स का सेट कंप्लीट रहे। तो जब स्ट्रक्चर पढ़े एक बार रिकॉल होना चाहिए, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है क्या एक फ्रेमवर्क, करेक्ट, इट इज अ फ्रेमवर्क या इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क जो क्या चीज में काम करता है, पहला ये रिपोर्टिंग बताता है, करेक्ट, विच states the reporting mechanism या इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग हायरार्की, कौन सा एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा, राइट, रिपोर्टिंग हायरार्की बताया पहला चीज। दूसरा, हाउ द टास्क्स आर डिवाइडेड, हाउ द टास्क्स आर डिवाइडेड, टास्क्स का डिवीजन के बारे में बताया, वो कैसे डिवाइडेड है, कौन सा किसको करना है, करेक्ट, एंड what are the resources required, resources required, कितना रिसोर्स लगेगा कोई भी चीज में, ये वो बताएगा। स्ट्रक्चर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क जो तीन चीज बताएगा, पहला क्या, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, कौन सा एम्प्लॉय कौन से मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा टास्क यानी काम को किस तरह से डिवाइड करना है, तीसरा रिसोर्सेस कितना लगने वाला है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है हम लोग को, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और ये है इंपॉर्टेंट, करेक्ट, ये है इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ, इसमें आया पहला पार्ट ए, कौन सा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ये फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग देखते गूगल में, आओ विजुअली देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो इधर आ जाओ, इसका काम हो गया। अब देखो ये जो है ना, ये है एक फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगेन मैं इसमें मार्क तो नहीं कर सकता, पर आपको जरूर एक्सप्लेन कर सकता हूं इसके हिसाब से। अब आप देखो, टॉप में है सीईओ, टॉप मैनेजमेंट, करेक्ट, उसके नीचे है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप बताओ। एचआर, जो हम पढ़े थे स्ट्रैटेजीज, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, तीन तो स्ट्रैटेजीज ही हमने पढ़ा है। देखो इधर भी है ना, ये रहा 4th नंबर पे एचआर, फिर सेकंड में प्रोडक्शन और फिर मार्केटिंग। उसके बाद और क्या क्या स्ट्रैटेजी और क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, एक तो सेल्स होगा, सेल्स इधर मार्केटिंग में जोड़ देते हैं लोग। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल जो नई कंपनीज हैं उनके हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक आईटी डिपार्टमेंट होना जरूरी है, बिकॉज अभी हम देखेंगे एक और टॉपिक भी, आईटी का रोल निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इनफैक्ट अगर ये बोला जाए तो आईटी के ही बेस पर
बाकी डिपार्टमेंट्स टिकी हुई हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देता है, वो नेटवर्क देता है जिससे बाकी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट। जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो आईटी संभालेगा, आईटी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। एंड अकाउंटिंग फाइनेंस तो हो गई। एक और डिपार्टमेंट होता है आर&डी बहुत सारे कंपनीज में, स्पेशली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें आर&डी डिपार्टमेंट होता है। सपोज करो जैसे जारा, अब जारा का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा जो कपड़े बनाएगी, पर वो कपड़े बनाने के लिए उसको डिजाइन्स कौन देगा? वो डिजाइन्स जारा का आर&डी डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देता है, करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड, आर&डी डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड द रेलेवेंट डिजाइन्स। वो आर&डी करेगा डिजाइन्स पर और वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है? तो ये अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग फंक्शंस है और उनके नीचे में एम्प्लॉयज होंगे। जैसे आप जब आप बाद में जॉब ज्वाइन करोगे किस फंक्शन के अंडर में करोगे? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, राइट। बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंट्स तो उधर ही रहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उधर ही रहेंगे, तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस विल बी योर डिपार्टमेंट, वो हमारा डिपार्टमेंट होगा, करेक्ट। अभी वही कोई एमबीए करके आया है मार्केटिंग में, वो किस डिपार्टमेंट में जाएगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। अब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर वाले लोग किधर जाएंगे? वो जाएंगे आईटी डिपार्टमेंट में, जाहिर सी बात है, राइट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी आजकल लोगों को लेते हैं, पर मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, राइट। सो फंक्शनल स्ट्रक्चर वो एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें फंक्शंस बनाए जाते हैं। और फंक्शंस क्या होता है? सिमिलर एक्टिविटीज को कलेक्ट कर दिया जाता है, एक कलेक्शन है ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, राइट। यानी जो भी अकाउंटिंग टैक्सेशन रिलेटेड काम है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में होगा, करेक्ट। सो यहां पे एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज। अब इस डिपार्टमेंट में, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। अगर आपको याद होगा, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल में फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, करेक्ट। और मजे की बात, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में लगता है। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये नहीं लगता, जो छोटे या मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, उनमें ये फंक्शनल स्ट्रक्चर लगता है। आपको सामने एग्जांपल दिख रहा होगा। एक और एग्जांपल देखो, फेसबुक का। फेसबुक तो सबने सुना हुआ है, ये फेसबुक का फंक्शनल या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो फंक्शनली अरेंज्ड है। अब जाहिर सी बात है, फेसबुक में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो होगा नहीं, तो देखो फेसबुक में क्या क्या है। फेसबुक में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट होगा वो क्या होगा? टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी कंपनी है। सो इसमें देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि सबके अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करना उनका मेजर काम है। किसी का भी अकाउंट हैक नहीं होना चाहिए, अगर हैक हुआ तो उसपे एक दाग आ जाएगा, लोग फेसबुक यूज करना छोड़ देंगे। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उसने एक अलग फंक्शन या अलग डिपार्टमेंट बना दिया है उसके लिए। नेक्स्ट आप देखोगे इंजीनियरिंग, यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे, तो इंजीनियरिंग एक फंक्शन है, एक डिपार्टमेंट है। फाइनेंस एक है। अब फेसबुक पे बहुत लोग मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग सेंटर एक है। बिजनेस डेवलपमेंट, फेसबुक को इंस्टाग्राम अक्वायर करता है, व्हाट्सएप अक्वायर करता है, राइट। फेसबुक ने इन दोनों को अक्वायर किया हुआ है, सो वो बिजनेस डेवलपमेंट की बात करेगा, करेक्ट। सो इस तरह से सिमिलर एक्टिविटीज का एक फंक्शन बना दिया जाता है। क्लियर है फंक्शनल स्ट्रक्चर? आ जाओ इसको लिख लेते हैं साथ में। आओ देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, एकदम छोटे छोटे पॉइंट फॉर्म्स जो डिस्कस किया है वही, बहुत अच्छे से याद रहेगा, बहुत इजीली याद रहेगा। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? It is formed by
कंबाइनिंग या बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, राइट, इसमें सिमिलर एक्टिविटीज को कंबाइन कर दिया जाता है, राइट, तब जाके वो एक फंक्शन बनता है। एग्जाम्पल्स अपने को पता है, एग्जाम्पल्स क्या, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग बोल दो, मार्केटिंग फंक्शन एक होता है, प्रोडक्शन फंक्शन एक होता है, या ऑपरेशंस फंक्शन अगर बोले तो। उसके बाद एचआर जो हमने देखा है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इस तरह के अलग अलग फंक्शनल फंक्शंस होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्या आएगा, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड लास्ट में आएगा इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट in case of small and medium organizations। जो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, राइट। अब इसको एक और चीज इसमें लिख सकते हैं, इट इज अ, इसमें यहां पे एरो दे दो, इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग वर्टिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर। वर्टिकल स्ट्रक्चर देखा है ना क्या है, अभी हमने देखा वो अपने ऊपर वाले लोग को रिपोर्ट कर रहा है, तो एक वर्टिकली हायरार्की बना हुआ है, हर एम्प्लॉय अपने ऊपर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, करेक्ट। और फिर आया नेक्स्ट में क्या आएगा, जोग्राफिक कर दो इसको, जोग्राफिकल नहीं, जोग्राफिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इसको भी देखेंगे एग्जांपल से, इसको क्यों छोड़ेंगे, आ जाओ इधर देखो। जोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या है, देखो ये सीईओ है, सीईओ रहा टॉप में। अब सीईओ क्या करेगा, सीईओ के अंदर आप देखोगे नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन या एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैक रीजन आपको दिया है, राइट। जैसे मान लो ये एक यूरोप का कंपनी है, ठीक है, यूरोप का कंपनी में 4 तो यूरोप के रीजन हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और एक और वो एशिया पैसिफिक का रीजन बना दिया, जिसमें इंडिया भी आ जाएगा, चाइना भी आ जाएगा, जापान भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, एशिया में मौजूद सारे कंट्रीज आ जाएंगे, राइट। तो यूरोप की अगर कोई कंपनी है वो अपने आप को वो अलग अलग रीजन्स में ऑपरेट कर रही है, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट का अपना अपना डिवीजन बना दिया, और उसके बाद में एशिया पैसिफिक का भी एक डिवीजन बना दिया, राइट। तो यहां पे ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डिवीजन बना हुआ है। अगर आप देखोगे एक एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर में अलग अलग फंक्शंस है, देखो जूम इन करके, नॉर्दर्न रीजन के अंदर में क्या है, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, राइट। सिमिलरली ईस्टर्न रीजन के अंदर में प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, वेस्टर्न के अंदर में प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग। तो हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में अपना अपना फंक्शंस है, करेक्ट। नॉर्थ के अंदर में अपना अपना फंक्शन, साउथ के अंदर में अपना अपना फंक्शन, उस हिसाब से, करेक्ट। एक और अगर आपको देखना है तो देखो, ये रहा, जरूर देखो, ये लो, ये देखो, दिख रहा है ऊपर में क्या है, सीईओ, राइट। उसके नीचे अगर आप देखोगे ये रहे ज्योग्राफीज, अलग अलग ज्योग्राफीज, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, फार ईस्ट, साउथ पैसिफिक रीजन, करेक्ट।
यानी ये ज्योग्राफी के हिसाब से इसने अपने आप को कैटेगराइज कर दिया है। ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन है। जैसे अगर आप देखोगे जारा हर कंट्री में मौजूद है, तो उसको अपने आप को इस तरह से क्लासिफाई करना होगा ना। एक नॉर्थ अमेरिका के लिए किया, एक यूरोप के लिए किया, एक लैटिन अमेरिका के लिए किया, एक फार ईस्ट माने एशिया वगैरह, और एक किया लास्ट में साउथ पैसिफिक, नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए कर लिया। करेक्ट। बहुत ये इसको ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। अब देखो हर एक ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंट डिवीजन के अंदर में आप देखोगे सेम फंक्शंस है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर एचआर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, यूरोप में एचआर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, लैटिन अमेरिका में एचआर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, इस तरह से ये रहता है। क्लियर है? ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर, राइट। आ जाओ लिख लो संग में। तो ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ये भी एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी वर्टिकल था, ये भी फंक्शनल है, ये भी वर्टिकल है। इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर which is formed by grouping specific geographic locations. करेक्ट। ये ज्योग्राफिक लोकेशंस के बेसिस पर फॉर्म किया जाएगा। अब नेक्स्ट, हर एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का जो डिवीजन है उसके अंदर में उसके अपने अपने फंक्शंस होंगे, राइट। ईच ज्योग्राफिक यूनिट, ईच यूनिट, हर एक यूनिट हैज या कंटेन्स, इंक्लूड्स ऑल फंक्शंस required by the unit। जो भी उस यूनिट को फंक्शन चाहिए वो अपने अपने सारे फंक्शंस को इंक्लूड करेगा, राइट। और फंक्शंस माने क्या आपको पता है, अभी तो देखा, मार्केटिंग, सेल्स एक्सेट्रा, करेक्ट। मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, this structure is most appropriate in case of या for large scale organizations, large scale ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल जानते हो क्या? इसका एग्जाम्पल जानते हो? इसका एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, करेक्ट। अब मैकडोनल्ड्स तो पूरे दुनिया भर में मौजूद है, केएफसी वगैरह वगैरह, करेक्ट। क्लियर है ये? नेक्स्ट, थर्ड हमारे पास आएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है देखो, सबको एग्जाम्पल से करेंगे ताकि आप कुछ भूलो ही नहीं कभी। देखो, देखो ये रहा डिविजनल स्ट्रक्चर। टॉप में हुआ सीईओ, वो तो देखो टॉप मैनेजमेंट सेम ही होगा। अब ये एक कंपनी है, आप देखोगे अलग अलग डिविजन्स बनाए। जैसे एक डिवीजन है फर्निशिंग्स का, फर्निशिंग्स माने क्या हुआ, ये पर्दा, कर्टन्स वगैरह हो गए, करेक्ट। अब नेक्स्ट डिवीजन है होम फर्नीचर, फर्निशिंग्स था कर्टन्स, कर्टन, ब्लैंकेट, ये सब चीज, बेडशीट, ये सब चीज। अब नेक्स्ट आया होम फर्नीचर का, होम फर्नीचर क्या हुआ, बेड, टेबल चेयर, करेक्ट, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट एक्सेट्रा, होम फर्नीचर। नेक्स्ट क्या आया, फुटवेयर,
फुटवेयर डिविजन, जूते, चप्पल, सैंडल्स, किटोस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आया गारमेंट्स डिविजन। गारमेंट्स डिविजन मतलब कपड़े, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, डेनिम्स, टॉप्स, टी शर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सब अगर मान लो हम लोग एक कंपनी चलाते हैं जो फर्नीचर भी बनाती है और जो कपड़े भी बनाती है, तो उसको तो अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट यानी बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, करेक्ट। अब बिजनेस के हिसाब से कैसे डिवाइड किया, तो एक बिजनेस का सेट हुआ क्या, फर्नीचर, एक हुआ फर्निशिंग्स, एक हुआ गारमेंट्स और दूसरा हुआ फुटवेयर, राइट। और आप देखोगे वापस से हर एक डिवीजन के अंदर अपना अपना फंक्शंस। देखो फर्निशिंग्स के अंदर प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, इसमें वापस से होम फर्निशिंग में प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, वापस फुटवेयर डिवीजन में भी है और गारमेंट्स डिवीजन में भी है। अब देखो होम फर्नीचर में मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, परचेज है, पर अगर आप देखोगे फुटवेयर और गारमेंट्स में प्रोडक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है, हो सकता है वो कंपनी गारमेंट्स मैन्युफैक्चर नहीं करती हो, सिर्फ और सिर्फ किसी और से लेके कस्टमर्स को बेचती हो, करेक्ट। पर फर्नीचर की जब बात करें तो हो सकता है वो मैन्युफैक्चर करती हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए जो डिवीजन को जो फंक्शंस लगेगा वो उसके अंडर में होगा, करेक्ट। जस्ट लाइक ज्योग्राफिक, डिफरेंस क्या है, यहां पे ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं है, यहां पे बिजनेस के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से डिविजन्स बने हुए हैं। इसका अगर एकदम एक कॉमन सा एग्जांपल देखेंगे तो वो है आईटीसी। देखो अगेन, देखो यहां पे सिगरेट वगैरह का फोटो बना हुआ है, पर मेरा पर्पस है इसमें आपको समझाना, तो इसलिए वो यहां पे ध्यान से देखो। देखो आईटीसी का ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अब आपको इसमें दिख रहा है यार, मुझे लग रहा है दिख भी नहीं रहा, कुछ अगर बेटर दिख रहा हो तो यही इतना ही पॉसिबल है। देखो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। आईटीसी है टॉप में, आईटीसी के अंडर में 5 अलग अलग बिजनेसेस है, उनको डिवीजन बना दिया। पहला क्या, सबसे कॉमन सिगरेट्स वाला डिवीजन, करेक्ट। तो सिगरेट्स डिवीजन एक है जिसको वो लोग ने यहां लिया ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, टोबैको या सिगरेट्स डिवीजन, करेक्ट। एक है जिसको यहां पे डाला नहीं, वो अलग हुआ एक। इनफैक्ट ये लोग ने उसको एग्री बिजनेस में ले लिया। क्यों एग्री बिजनेस में लिया, क्योंकि सिगरेट्स के लिए टोबैको चाहिए और टोबैको को आईटीसी खुद से ग्रो करता है, तो वो उसके एग्री बिजनेस में इसने डाला है, बट वो गलत है। टोबैको एक अलग डिवीजन है आईटीसी का। उसी तरह से अलग और डिविजन क्या है, एक हुआ एफएमसीजी, सनफीस्ट, यूपी नूडल्स। सनफीस्ट में डार्क फैंटेसी तो मेरा फेवरेट बिस्किट है, आप में कई का भी होगा, वो एफएमसीजी डिवीजन में जाएगा। एफएमसीजी में और भी बहुत सारे चीज आएंगे। पियामा डीविल्स, अगर कोई उसका सोप यूज करता हो तो पियामा डीविल्स की शैम्पू, सोप, हैंड वॉश, ये सब चीजें एफएमसीजी में ही तो आने वाली है। बिंगो मैड एंगल्स, एफएमसीजी। नेक्स्ट आईटीसी होटल्स, हॉस्पिटैलिटी डिवीजन। नेक्स्ट पेपर बोर्ड और पैकेजिंग डिवीजन क्या हुआ, क्लासमेट की नोटबुक्स किधर जाएगा, पेपर बोर्ड डिवीजन, करेक्ट। और फिर एग्री डिवीजन एक हुआ, और आईटीसी का एक छोटा सा डिवीजन भी है आईटी सॉल्यूशंस बोल के। सो इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर है, यानी वो बिजनेस के हिसाब से अलग अलग डिविजन्स के हिसाब से उसने ये क्रिएट करके रखा हुआ है। क्लियर है, तो बस यही है सिंपल सा चीज, डिविजनल स्ट्रक्चर। यहां पे लिख लो, इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर। ये भी एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है जहां पे एम्प्लॉइज अपने सबॉर्डिनेट्स नहीं, सुपीरियर या सीनियर्स को, मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं। वर्टिकल स्ट्रक्चर विच इज formed on the basis of businesses या प्रोडक्ट्स, करेक्ट। और दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर is most suitable
या अप्रोप्रिएट कुछ भी लिख लो, फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। करेक्ट, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, राइट। नेक्स्ट डी, डी में आएगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपका ऐसा हो नहीं सकता कि ये सुना हुआ नहीं है, क्योंकि ये मैंने ही आपको ओएम के अंदर में पढ़ाया हुआ है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन अगर याद नहीं है तो मैं रिकॉल कराऊंगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, दो लाइन ऑफ कमांड्स होते हैं, करेक्ट। एक वर्टिकल जो ऊपर होता है और एक हॉरिजॉन्टल। एग्जांपल से देखो, आओ सब चीज का एग्जांपल इधर, ये रहा, देखो ये है एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देख रहे हो ध्यान से, ऊपर में क्या है, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, R&D, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस, अलग अलग फंक्शंस ऊपर में है। और लेफ्ट साइड में क्या है, आप देखो, प्रोडक्ट या सर्विस ए, नीचे में प्रोडक्ट या सर्विस बी, प्रोडक्ट या सर्विस सी। इसमें क्या है, एक तो हुआ फंक्शनल डिवीजन, राइट, फंक्शंस के बेसिस पे। दूसरा है प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के बेसिस में, कोई प्रोडक्ट सर्विस के बेसिस में या प्रोजेक्ट के बेसिस में। यहां पे कॉम्बिनेशन है। अब जैसे सपोज करो, ये जो पहला एम्प्लॉय है, ये जो पहला एम्प्लॉय है ना, ये किसको रिपोर्ट करेगा, ये अपने मार्केटिंग मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा, एंड ये अपने प्रोडक्ट ए डिवीजन के अंदर है तो प्रोडक्ट ए के मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा। सिमिलरली उसके नीचे तीन जो एम्प्लॉइज है, तीन एम्प्लॉइज, राइट। पहला कॉलम में मार्केटिंग के अंदर में सेकेंड लाइन, तीन एम्प्लॉइज है, आपको दिख रहा है, वो किनको रिपोर्ट करेंगे, वो मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, एंड साथ ही में अपने प्रोडक्ट बी मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे। यहां पे दो लोगों को रिपोर्ट किया जाता है, दो लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट ये देखो, और एक एग्जांपल ले लो, ये लो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, R&D मैनेजर, और नीचे प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। हर एक एम्प्लॉय हर एक मैनेजर को रिपोर्ट करता है, अपने ऊपर वाले को भी और अपने लेफ्ट हॉरिजॉन्टल वाले को भी, करेक्ट। इसीलिए ये यहां पे डुअल कमांड है, डुअल अथॉरिटी, एक ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल। और ये किन इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल है, मोस्टली जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हेल्थ केयर, IT, उनमें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, हमने लिया था ना एग्जांपल L&T वाला, वही तो है। तो L&T में सपोज करो, L&T की बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स है, वो कैलकाटा में एक प्रोजेक्ट लेके रखा है, एक मुंबई में लेके रखा है, एक दिल्ली में लेके रखा है, राइट। सो 3 प्रोजेक्ट्स हुए। अब इन तीनों प्रोजेक्ट में अलग अलग लोग चाहिए, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को लेगा इन प्रोजेक्ट्स में। तो सपोज करो आप कैलकाटा में कंस्ट्रक्शन डिवीजन में हो एंड आप फाइनेंस डिवीजन में हो, तो आप दो लोग को रिपोर्ट करोगे, कैलकाटा का प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उनको, एंड अपने फाइनेंस डिवीजन के हेड को। और सपोज करो मैं मार्केटिंग डिवीजन में हो मुंबई प्रोजेक्ट के, करेक्ट, तो मैं दो लोग को रिपोर्ट करूंगा, किनको, मार्केटिंग डिवीजन के हेड को एंड मुंबई प्रोजेक्ट मैनेजर को, करेक्ट। सो बस यही, इसको आ जाओ लिख लेते हैं फटाफट से, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। This type of organization structure creates a dual chain of command। ये डुअल चेन ऑफ कमांड क्रिएट करता है, कैसे,
लिख लो यहां पे, दैट इज इट इज इट कंबाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर्स। करेक्ट, करेक्ट। और क्योंकि ये डुअल चेन ऑफ कमांड क्रिएट करता है, यहां पे दो लोगों को, दो डुअल अथॉरिटी है एंड डुअल रिवॉर्ड भी है, राइट, करेक्ट। इन दिस स्ट्रक्चर there is dual authority अब डुअल अथॉरिटी मतलब क्या, उसको अपने वर्टिकल सुपीरियर यानी फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है और अपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है, डुअल अथॉरिटी एंड, बट इसका फायदा क्या है, डुअल रिवॉर्ड्स भी तो हैं, दो तरह से दो जगह से परफॉर्मेंस बोनस मिल सकता है, करेक्ट। लास्ट में लिख लो, इट कंबाइंस functional and project or product divisions। क्लियर है? यूज्ड इन IT mostly used in IT oblique healthcare companies, करेक्ट, क्लियर है। अब इसमें हम लोग को एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करना है, पर वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे जब हम SBU को डिस्कस करेंगे तब, करेक्ट, वो हम लोग अभी नहीं करेंगे। ये एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं, आ जाओ बुक में, आ जाओ इधर, पेज 263, पेज 263 में अगर आप देखेंगे SBU और मैट्रिक्स का डिफरेंस आपको दिखेगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये वाला पोर्शन, ये और ये है इंपॉर्टेंट, ये बुक में इधर लिख लो पहले, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर लिखेंगे, पेज 263 था, 263, करेक्ट। आ जाओ बुक में पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस देखो, पहला क्या, फर्स्ट, पहला तो देखो यही कि कौन से इंडस्ट्रीज के लिए यूजफुल है, आईटी, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, करेक्ट, और कंस्ट्रक्शन भी है, ये हम लोग को पता है, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, एम्प्लॉय कैन सी विजिबल रिजल्ट्स ऑफ देयर एफर्ट्स, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड है, करेक्ट, एक्टिवली इन्वॉल्व करेगा एक प्रोजेक्ट में, तो उसको अपने एफर्ट का रिजल्ट दिखेगा,
क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी तो रिपोर्ट कर रहा है ना, तो डे टू डे जो काम करेगा उसको प्रोजेक्ट मैनेजर से उसका इनपुट, उसका रिजल्ट मिलता जाएगा, राइट। विजिबल रिजल्ट्स ऑफ एफर्ट्स, राइट। एम्प्लॉयज को अपना विजिबल रिजल्ट्स मिलेगा। उसके बाद अब क्योंकि यहां पे डुअल चेन है, दो लोग को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो यहां पे आपके पास कोई बैरियर नहीं है। आप चाहे तो ऊपर अपने फंक्शनल मैनेजर के पास जाइए, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक और ऑल्टरनेटिव है, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाइए, करेक्ट। रिमूव्स बैरियर टू कम्युनिकेशंस, रिमूव्स बैरियर टू कम्युनिकेशंस, क्योंकि यहां पे डुअल अथॉरिटी है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली क्योंकि यहां पे डुअल अथॉरिटी है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और एक फंक्शनल हेड है, तो मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स आर इजियर, मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स आर इजी, करेक्ट। मैनेज करना इजी बन जाता है, एंड ये इफेक्टिव है किस केस में, जब इन्वायरमेंट बदलता रहता है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब पोल्यूशन वाला इन्वायरमेंट नहीं, इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग्स, पेस्टल, स्वॉट, वो वाला इन्वायरमेंट, करेक्ट। वो जब बहुत डायनामिक हो तब ये ज्यादा इफेक्टिव है, करेक्ट। सो एडवांटेजेस में क्या है, नंबर 1 आईटी, हेल्थ केयर, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा काम आता है, करेक्ट। नंबर 2, एम्प्लॉयज को उनका विजिबल रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर दोनों को रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि वो दोनों को रिपोर्ट करते हैं तो मैनेज करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना इजियर है, एंड देयर इज नो बैरियर टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कोई बैरियर नहीं है। एंड आखिर में ये ज्यादा इफेक्टिव है जब ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है ना, जो इन्वायरमेंट है, इनफैक्ट जो इन्वायरमेंट है दैट इज मोर डायनामिक, वो बदलता रहता है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, करेक्ट। अब इसका ये क्या है, क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये नंबरिंग्स गलत है, आप इसको नंबरिंग्स को चेंज कर लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 होगा और ये 4 होगा, करेक्ट। सो पहला ये बोल रहा है कॉम्प्लेक्स है, ऊपर में बोला इफेक्टिव है, यहां बोल रहा है कॉम्प्लेक्स है। जाहिर सी बात है ना, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को दोनों को रिपोर्ट करना है और दोनों से उसको इनपुट भी तो मिलेगा, दोनों जन काम दे देंगे। सपोज करो आप और मैं, हम दोनों बेचारे एम्प्लॉयज कोई कंपनी में, और हम लोग को 2 मैनेजर आके काम दे रहे हैं, बेचारी नन्ही सी जान कितना काम करे, 2 लोग से काम लेना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्योंकि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, ये हाई कॉस्ट है। हाई कॉस्ट है क्यों, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रखना है और फंक्शनल मैनेजर को भी तो रखना है, करेक्ट। दो सेट ऑफ मैनेजरियल पीपल है, प्रोजेक्ट के भी मैनेजर्स या प्रोडक्ट के भी मैनेजर्स, और ऊपर अलग अलग फंक्शंस के भी मैनेजर्स, ड्यू टू मोर मैनेजमेंट पोजिशंस। नेक्स्ट, यहां पे डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी आ रहा है, यहां पे डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, और डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी तो हुआ ही ना, एंड देयरफॉर यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। अब कैसे कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से कि फंक्शनल मैनेजर बोलेगा ये एम्प्लॉय मेरे को चाहिए, वापस दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए, करेक्ट, और प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा कि नहीं ये एम्प्लॉय तो इसी प्रोजेक्ट में चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, करेक्ट। तो यहां पे क्या क्या हुआ, एडवांटेजेस अगर देखें तो कौन से इंडस्ट्रीज में यूजफुल है, आईटी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज को अपना विजिबल रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वो 2 लोग को रिपोर्ट करते हैं, और क्योंकि वो 2 लोग को रिपोर्ट करते हैं तो मैनेजिंग द प्रोजेक्ट इज वेरी इजी, मैनेज करना बहुत इजी है, एंड एम्प्लॉय के लिए कम्युनिकेट करना इजी है। यहां पे कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, देखो, रिमूव्स बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एंड लास्टली ये कब इफेक्टिव है, जब इन्वायरमेंट, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, दैट इज मोर डायनामिक। अब कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, पहला ये है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि यहां पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन दोनों फ्लो हो रहे हैं, वर्टिकल भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है। नेक्स्ट, यहां पे कॉस्ट जो है वो ज्यादा है बिकॉज ऑफ 2 मैनेजरियल पोजीशंस, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी है और फंक्शनल मैनेजर्स भी है। नेक्स्ट,
यहां पे डुअल लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी, फंक्शनल का भी और प्रोजेक्ट, आपको दो जगह रिपोर्ट करना है। एंड लास्ट में जाएगा कॉन्फ्लिक्ट होता है बिकॉज ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर है, क्लियर है ये चीज? चलो आ जाओ, ये हुआ मैट्रिक्स खत्म। अब लास्ट एक आएगा, लास्ट एक आएगा जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन। अब हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नाम से समझो, हाइब्रिड मतलब कोई भी एक नहीं, अ ब्लेंड, अ मिक्सचर ऑफ टू। हाइब्रिड मतलब ऊपर दिए हुए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में से आप कोई भी दो को कंबाइन कर दीजिए। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आजकल के ऐसे हैं जो एक स्ट्रक्चर में काम नहीं कर सकते, एक स्ट्रक्चर में उनका काम चलेगा नहीं, तो उनको कोई दो अलग अलग स्ट्रक्चर का ब्लेंड, एक मिक्सचर लेना पड़ता है। करेक्ट, मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स वैसे ही है। देखो तो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, अगर आओ इधर एग्जांपल देखो, ये देखो, ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इधर आपको दिख रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर हुआ क्या, कैसे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और साथ में इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर भी है। क्यों, तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। करेक्ट, तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। सो ये फंक्शनल और डिविजनल दोनों को कंबाइन किया। करेक्ट, इसी तरह से फंक्शनल और ज्योग्राफिक को भी कंबाइन कर सकता है। अब इसको अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल भी देखो, एक और देखो, देखो सीईओ हुआ टॉप में, उसके नीचे अगर आप देखोगे, पहले में फर्स्ट लाइन में अगर आप देखो डिविजन्स है। पहला क्या है, पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नेक्स्ट क्या है प्रिंटर्स, उसके बाद क्या है पाम साइज कंप्यूटर्स यानी टैबलेट्स। अब सॉरी, अगर आप देखोगे तो हर एक डिपार्टमेंट में यहां पे अलग अलग फंक्शन नहीं है, यहां पे साथ में ही अलग अलग फंक्शंस है। मार्केटिंग सेल्स एक हुआ कॉमन, ऑपरेशंस कॉमन, ह्यूमन रिसोर्सेज कॉमन। अब मार्केटिंग में अगर आप देखोगे इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, ज्योग्राफिक भी आया इधर, ऑपरेशन में मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज में कॉम्पेंसेशन एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट। राइट, ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पहले डिविजनल भी आया, उसके नीचे फंक्शनल भी आया और ज्योग्राफिक को भी जोड़ दिया। मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर में देखो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों इंक्लूडेड है। करेक्ट, सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स, और मोस्ट कॉमनली यही मिलेगा, मोस्ट कॉमनली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम में। ऐसे तो देखो सबसे पुराना और सबसे कॉमन फंक्शनल ही है, कंफ्यूज मत होना, पर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशन है उनमें हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर है ना? आई होप आपको मजा आया होगा, काफी कुछ समझ आया होगा जो हम जिस तरह से हमने ये पढ़ा हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर combination is made केस में लिखते हैं डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग फंक्शनल एंड डिविजनल या ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर्स। करेक्ट, दैट इज, ये क्या है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ
2 or more organizational structures. Next point. It has the advantages of the primary structure एक स्ट्रक्चर तो मेन होगा ना, तो वो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका ये एडवांटेजेस ले लेगा, करेक्ट। वाइल डिमिनिशिंग या एलिमिनेटिंग इट्स डिसएडवांटेजेस। थ्रू अनदर स्ट्रक्चर, that is a secondary structure। तो इसमें क्या होता है, एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ, जैसे जो हमने देखा उसमें पहले एग्जांपल में फंक्शनल था और सेकंड एग्जांपल में डिविजन था, वो प्राइमरी था। अब उसका एडवांटेजेस मिला, पर जो उसके डिसएडवांटेजेस है उसको ये डिमिनिश करता है, हटाता है, एलिमिनेट करता है। कैसे? बाय कोई एक और स्ट्रक्चर को जोड़ के, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? क्लियर है? एक लाइन लास्ट में लिख लो, द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा स्ट्रक्चर लगाना चाहिए ये कैसे पता चले? डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रैटेजी। वो अपने स्ट्रैटेजी को देख के कौन सा स्ट्रक्चर लेना है वो डिसाइड करता है। क्लियर है? चलो आ जाओ, फटाफट से इसको भी लिख लो। कहां तक हमने लिखा था? ये हमने लिख लिया था, ये लो पार्ट 2। फटाफट से कॉपी करो, आज का इतना ही है, एक बार कॉपी कर लो फटाफट। ये लो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर, तीसरा डिविजनल, उसके बाद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑन पेज 263, वो हमने पढ़ा है, मार्क किया हुआ है। और आखिर में आया हाइब्रिड। करेक्ट है? क्लियर है? तो बस आज के लिए हम यहीं तक रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे। अब तो ज्यादा बचा भी नहीं, आपको मेरे को और ज्यादा टॉलरेट भी नहीं।